गेट यूट्यूब चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रशिया और यूक्रेन के बीच के जो भी वॉर चल रहा है उसके बारे में। तो मेनली इस वीडियो के अंदर आप लोग जानते ही होंगे पहले से ही कि हम बात करेंगे जो कॉजेज़ हैं, किस वजह से ये युद्ध हुआ है। अब युद्ध चल रहा है तो सब लोगों को ही मालूम है, 50 मतलब 45 दिन इस युद्ध को हो चुके हैं और काफ़ी लंबा अर्सा हो चुका है, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं, कैजुअलिटीज़ वगैरह सब हो चुकी हैं। तो फिलहाल तो हम यहाँ पे ये बात करेंगे कि कॉजेज़ क्या रहे रूस और जो रशिया है इसके बीच वॉर होने के। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि वॉर कब शुरू होता है। 24 फरवरी 2022 को ये वॉर शुरू हुआ। हालांकि हम सब लोग इसको वॉर ही बोलते हैं, मगर जो रूस है वो कहता है कि ये स्पेशल ऑपरेशन है, जो कि उन्होंने अपने जो सपोर्टर मतलब जैसे हम देखते हैं डॉनबास रीजन है वहाँ लोहान्स और डोनेट्स्क जो स्टेट हैं उनके लिए भेजा है। उन्होंने मांगी हमसे आर्मी सपोर्ट मांगी यूक्रेन के ख़िलाफ़। यूक्रेन हम पर ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए हमने अपनी आर्मी को भेजा है यूक्रेन के ख़िलाफ़। हालांकि हम तो वॉर ही देख रहे हैं, इसको वॉर चल रहा है उनके बीच में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इसके पीछे के बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड क्या रहा यहाँ पर। अब हम क्या देखते हैं कि जो एक आइडियोलॉजी होती है हमेशा, तो वही आइडियोलॉजी यहाँ पर भी काम कर रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर होता क्या है 1911 या फिर हम देखते हैं 1991, खासकर 1991 बात हो रही है यहाँ पर। तो 1991 में क्या होता है, जो यूएसएसआर होता है, इसको सोवियत संघ बोलते हैं हम। तो ये क्या होता है, ये टूट जाता है, यानी कि टुकड़ों में हो जाता है। ये मतलब बहुत सारे देश होते हैं, उनका अलग अलग देशों का एक ग्रुप बनाया जाता है। सब अपने फ़ायदे के लिए इसमें ज्वाइन होते हैं, सबको अपना फ़ायदा चाहिए होता है, इसलिए उसको ज्वाइन कर लेते हैं वो यहाँ पर। मगर 1991 में क्या होता है, रूस और बाकी जो देश होते हैं टूट जाता है सोवियत संघ, और 15 देश बनते हैं, जिसमें से सबसे ख़ास देश होता है वो रूस होता है यहाँ पर। मगर अगर आप देखें यहाँ पर उसमें एक देश आता है यूक्रेन। यूक्रेन भी उन्हीं ख़ास देशों में से एक है जो यहाँ पर 6 नंबर जो दिखाया गया है इसमें आता है यूक्रेन। तो 15 देश बने, बाद में कॉमनवेल्थ बनाया जाता है, संगठन बनाया जाता है। इनका के मतलब समझौता जो है हम जो है समझौता सही तरह से बनाए रखेंगे यहाँ पे समझौता। तो वो चीज़ ज़्यादा टाइम तक चलती नहीं है, बाद में वो टूटता ही चला जाता है, समझौता होता है, ख़त्म हो जाता है। तो खैर बात यहाँ पर रही, ये रूस है, इधर जो बड़ा सा रूस है, और ये है यूक्रेन। तो यहाँ पर सब कुछ सही चल रहा होता है। बाद में जो हम देख रहे हैं कि वॉर की कंडीशन यहाँ पर कैसे आ गई। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हम देखेंगे कि 1994 के अंदर इनके बीच होती है, रूस और यूक्रेन और दूसरे देश होते हैं उनके बीच होती है संधि, एग्रीमेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ नॉन प्रोलिफिकेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। यानी कि जो यूक्रेन के पास हथियार थे, परमाणु बम थे, उनको कौन ले लेता है, रूस। क्योंकि रूस ने क्या है, यहाँ पर जो सरकार थी सोवियत संघ की, जो हेड था वो तो मॉस्को ही था शुरुआत से ही। तो जो सोवियत संघ थी उसकी जगह जिसने ली थी वो रूस था यहाँ पर। तो जो यूक्रेन होता है वो अपनी जो हथियार वगैरह होते हैं परमाणु के, क्योंकि वो सोवियत संघ ने बनाकर उनको दिए थे, इसलिए वो वापस रूस को कर डालता है यहाँ पर, जिसे हम बुडापेस्ट यहाँ पर मेमोरेंडम भी कहते हैं। और इसके अंदर अकेला रूस ही शामिल नहीं होता, ये तो रूस के हैं, और बाकी जो आप देखेंगे कि ये रूस के लोग नहीं हैं, दूसरे अपने अलग अलग लीडर्स हैं, यूके के हैं, यूएसए के हैं। और ये संधि 3 देशों के बीच हम खासकर देखते हैं, 4 देशों के बीच खासकर होती है यहाँ पर, यूक्रेन, रूस और यूनाइटेड किंगडम यानी कि जो ब्रिटेन है वो, और यूएसए यानी कि अमेरिका। तो इसके बदले यूक्रेन को क्या मिलता है, इसके बदले क्या होता है यहाँ पर यूक्रेन को मिलती है गारंटी, किस चीज़ की, उनकी अखंडता की और उनकी राजनीतिक आज़ादी। यानी कि ये चारों देश मानते हैं कि आप आज़ाद देश हैं एक तरह से, और हम आपको सपोर्ट करेंगे। इसके बाद अब इसके बाद जो मोड़ आता है वो आता है 1999 का चार्टर। 1999 का चार्टर यहाँ पर क्या है, जिसे हम बोलते हैं चार्टर फॉर यूरोपियन सिक्योरिटी 1999। ये इस्तांबुल के अंदर खास कर प्रोग्राम होता है, यानी कि यूरोपियन यूनियन का एक तरह से पूरा बड़ा प्रोग्राम किया जाता है इसके अंदर। और इसके अंदर क्या किया जाता है कि बहुत सारे देश होते हैं, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के देश होते हैं खासकर, और यूक्रेन को भी इसमें शामिल किया जाता है, और रूस भी इसमें शामिल होता है यहाँ पर। और हम देखते हैं कि ब्रिटेन है जो कि बाहर निकल चुका होता है यूरोपीय यूनियन से, वो भी शामिल होता है इसके अंदर। तो इसमें ये बात तय की जाती है और एग्रीमेंट किया जाता है, जो लोग सदस्य इसके अंदर शामिल होंगे उनके लिए आज़ादी होगी कि वो अपनी सुरक्षा नीतियों का फैसला खुद ले सकेंगे, आज़ाद तौर पर ले सकेंगे। उन्हें किसके साथ संगठन बनाना, चाहे वो सैनिक संगठन ही क्यों ना हो, उस पर इस संधि के अंदर बात की जाती है यहाँ पर।
और जो संगठन ज्वाइन करना चाहता है वो शामिल हो सकता है उसके अंदर। अपनी सिक्योरिटी के बारे में जो उनको फैसले लेने हैं वो लोग ले सकते हैं यहाँ पर। हालांकि इसमें जो रूल्स होता है वो साइन कर देता है, वो इस चीज़ को मानता है, मगर बाद में क्या होता है इसमें इसमें पड़ जाती है फूट यहाँ पर। और बाद में रूस को मानने लग जाता है कि भाई ये जो फैसला किया गया है मेरे खिलाफ है। और ये जो हम देखते हैं ना चार्टर लाया जाता है वो रूस के खिलाफ ये तरह से लेकर आया जाता है, क्योंकि रूस, हम तो देख रहे हैं आज के टाइम में कि रूस ने सिर्फ यूक्रेन पे हमला कर रहा है, हमें यही दिखाई दे रहा है ज़्यादातर, मगर इससे पहले भी यूक्रेन रूस ने और कई देशों पे कब्जा कर रखा है, कुछ कुछ पार्ट्स पे उनके कब्जा कर रखा है रूस ने पहले से ही। इसको इसलिए लाया जाता है क्योंकि खासकर रूस से कई देशों से जंग हो चुकी होती हैं, जो वॉर होते हैं वो काफ़ी हो चुके होते हैं रूस के, जिसमें चेचन्य का वॉर खासकर हैं, 2 वॉर होते हैं उसमें। चेचन एक तरह से एक एरिया है रूस का ही आज के वक्त में, तो मगर वो अलग से देश बन चुका होता है यूरोपीय यूनियन के मतलब टूटने के बाद। तो यहाँ पर क्या है कि जब बहुत सारे देश में शामिल हो जाते हैं इसमें, तो रूस ये कहता है कि भाई ये तो जो पश्चिमी देश हैं उनकी विस्तार की नीति है रूस के ख़िलाफ़, और रूस इसका विरोध करता है क्योंकि नाटो के अंदर और यूरोपीय यूनियन के अंदर बहुत सारे देश शामिल हो चुके होते हैं जो पहले कभी सोवियत संघ के अंदर रहे होते हैं। फिर अगला टर्निंग पॉइंट यहाँ पर आता है 2004 का यूक्रेन का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, जिसको जीतते हैं विक्टर यानुकोविच, लुकाशेंको खासकर जीत जाते हैं यहाँ पर, और जो इनके अपोजिशन में होते हैं वो विक्टर यानुकोविच होते हैं। और ये जो होते हैं, अगर हम देखें कि यहाँ पर जो बात चल रही है सारी यूक्रेन के अंदर, वो चल रही है पश्चिम की तरफ, सपोर्ट कर रहे हैं वो एक तरह से यहाँ पर यूरोप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से प्रो यूरोपियन होते हैं, मतलब यूरोप को सपोर्ट करते हैं रशिया के अगेंस्ट, मतलब जो रशिया है उसकी बात को ज़्यादा नहीं मानते और यूरोप का सपोर्ट करते हैं। तो ये बात करते हैं अपने, जब इनका टीनेजर होता है मतलब इसमें शासनकाल होता है, उसमें ये कहते हैं कि हम ज्वाइन करेंगे किसको, नाटो को और यूरोप को, और रशिया इसके ख़िलाफ़ हो जाता है यहाँ से। हालांकि ये सिर्फ जो बातें करते हैं वो बातें ही बन के रह जाती हैं, और जो रूस, जो हम देखते हैं यूक्रेन होता है यहाँ पर, वो शामिल नहीं कर पाता किसको, यूरोपीय यूनियन को या फिर नाटो को, क्योंकि जो रूस होता है उसका दबाव होता है इनके ऊपर कि वो शामिल नहीं करना, तो वो दबाव के अंदर आकर ही वो यहाँ पर वो उसको शामिल नहीं कर पाते यहाँ पर। फिर आगे हम देखें यहाँ पर, फिर आते हैं 2019 के चुनाव, जो कि रूस में यूक्रेन जो है दोबारा से वहीं पर होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, और इसमें जीतते हैं विक्टर यानुकोविच। हम देख रहे हैं कि जो अगेंस्ट है उस टाइम पिछले टाइम जो इलेक्शन थे उनमें, और ये होते हैं प्रो रशियन होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं रशिया का। इसीलिए ये एक एग्रीमेंट करते हैं रशिया के साथ, जिसमें ये बात की जाती है कि गैस के बारे में। अब गैस यानी कि नेचुरल गैस, यहाँ पर नेचुरल गैस में ये कहते हैं कि रूस इनसे कहता है कि आपके लिए ऑफ़र है, उसमें इनको क्या दिया जाता है, ख़ासकर 30% कम पैसे लिए जाते हैं इनसे गैस के, नेचुरल गैस के दूसरे देशों के हिसाब से मुकाबले। इसलिए ये एग्रीमेंट कर लेते हैं। मगर यहाँ पर होता क्या है कि जो यूक्रेन की जनता होती है वो देख चुकी होती है कि भाई हमें फ़ायदा कहाँ से ज़्यादा होगा, वो होगा हमें यूरोपीय यूनियन ज्वाइन करने से या फिर नाटो ज्वाइन कर लेने से। क्योंकि पहले भी सोवियत संघ के टाइम में भी ऐसा ही हुआ था कि उनको पीछे रह गए थे वो लोग, तो वही सोचते हैं कि हमें यूरोपीय यूनियन को ज्वाइन करना चाहिए, और वो इनके खिलाफ़ हो जाते हैं, प्रोटेस्ट करने शुरू कर डालते हैं यहाँ पर ये लोग इनके खिलाफ़। तो ये लोगों को खुश करने, मतलब जो जनता है उसको खुश करने के लिए क्या करते हैं, अपने देश में प्रचार करते हैं कि हम जो यूरोपीय यूनियन है उसको हम ज्वाइन करेंगे, और इसका प्रचार खूब जम के करते हैं यहाँ पर। मगर ये फेल हो जाता है, इसको भी ये नहीं कर पाते यहाँ पर, और अपनी जो गद्दी होती है, ये डर होता है इनको कि मेरी गद्दी जो है वो छिन ना जाए, इसके लिए वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में अमेंडमेंट कर डालते हैं, और जो अपना शासनकाल होता है उसको बढ़ा लेते हैं कि जब तक मैं चाहता हूँ शासन कर सकता हूँ यहाँ पर। और जनता जो होती है वो इनके और ज़्यादा खिलाफ जाती है, और प्रोटेस्ट बढ़ने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, देश को छोड़कर भाग जाते हैं अपने, और देश में जो टाइम होता है सिविल अनरेस्ट फैला होता है, बहुत सारा प्रोटेस्ट वगैरह होता है। तो जो रशिया है वो इसी टाइम पे हम देखते हैं कि जो क्रीमिया है इस पर अटैक करता है और इसको एनेक्स कर लेता है यहाँ पर। इसको एनेक्स करने के साथ क्या करता है यहाँ पर, इसको जो हम कहते हैं डॉनबास रीजन कहा जाता है, डोनेट्स्क इसमें एक लुहान्स्क है, 2 अलग अलग मतलब इतने से टेरिटरी हैं उसकी, अलग अलग स्टेट हैं। इन दोनों को कैप्चर तो नहीं करता, मगर सेपरेटिस्ट और प्रो रशियंस लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं। यहाँ पर भी वही लोग होते हैं। हालांकि यहाँ पर जब हम देखते हैं कि
एक जनमत संग्रह कराया जाता है, जो कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं कि हमें रूस के साथ ही रहना है, इसलिए ये रूस में मिल जाता है। और जो यहाँ के लोग होते हैं, ये रशिया से लगा बॉर्डर है, तो इनकी जो ज़बान होती है, जो बोली होती है, वो रशियन होती है, इसलिए ये अगर सपोर्ट कर डालते हैं कि हमें रशिया के साथ ही रहना है यहाँ पर। और बाद में आपको पता ही है क्या हुआ यहाँ पर, कि जो रूस है उसने आगे चलकर फिर बाद में कि जो इनकी बॉर्डर्स हैं यहाँ पर अपनी आर्मी को तैनात करता है रूस बहुत ज़्यादा। और ये कई चीज़ें में देखने में आती हैं, खबरों में देखते रहते हैं कि भाई रूस जो है अपनी करीबन 1 लाख सेना, 1 लाख से ज़्यादा जो अपने ट्रूप्स हैं उनको एम्प्लॉय कर चुका है यहाँ पर इनके ख़िलाफ़। हालांकि बाद में रूस कहता रहता है कि हम इस पर हमला नहीं करेंगे, रूस यूक्रेन पर हमला नहीं करेंगे, मगर आखिर में इस सब साइड से हमला करता है रूस यूक्रेन के ऊपर। अब यहाँ पर एक वजह यह है कि आप देखिए, पहली बात तो कि जो पुतिन है, जो रशिया के लीडर हैं, उनका मानना ये है कि भाई जो पहले का ज़माना था हमारा, एक तरह से इनकी आइडियोलॉजी उस तरह से ही है जैसे हम देखते हैं दूसरे देशों से। जैसे चाइना भी इस चीज़ को लेकर चलता है कि पहले के ज़माने में जो हमारे राजा थे या फिर हमारा जो एम्पायर था बहुत बड़ा हुआ करता था, तो उसी तरह से आपस बात से होना चाहिए हमारा एम्पायर। बहुत सारे जो देश शामिल थे वो दोबारा शामिल करने चाहिए, इसमें यूक्रेन भी आता है इनके हिसाब से, पुतिन के हिसाब से। तो पुतिन चाहते हैं कि भाई हम दोबारा से जो यूक्रेन है, हालांकि उसको पूरा हम कैप्चर ना करें, मगर वो रशिया के साथ रहे कम से कम। तो एक वजह तो यहाँ पर ये है। फिर दूसरी वजह क्या है, इनका अपना ख़तरा है। अगर यूक्रेन नाटो में मिल जाता है तो यहाँ पर क्या है कि एक तो यूक्रेन की फ़ौज है यहाँ पर, फिर दूसरे जो देश है यूक्रेन, जितने सारे जो देश होंगे नाटो के, उनकी फ़ौज बिल्कुल यहाँ आ जाएगी इसी बॉर्डर पे। वो चाहते यही हैं कि हम कहीं ना कहीं से रूस को घेरें। तो भाई अपनी सिक्योरिटी चक्कर में रूस ने इस पर हालांकि हमला कर डाला। उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर हम स्पेशल ऑपरेशन है, यहाँ से हम फ़ौज भेज रहे हैं। इन्होंने मदद मांगी है और पहले क्या करा रूस ने, इनको बनाया आज़ाद देश। उन्होंने अपनी पार्लियामेंट से पास करवाया कि सब इनको सपोर्ट करो, कहो कि हाँ ये आज़ाद देश है। उन्होंने मान लिया पार्लियामेंट ने, इन्होंने मदद मांगी, रूस ने इस बहाने से इनके ऊपर हमला कर दिया कि भाई यूक्रेन हमला कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे फ़ौज भेज रहे हैं। फिर यहाँ से लेके सब जगह से उन्होंने हमला कर डाला शुरू। तो ये कंडीशन आप सबको मालूम है। ये पहली वीडियो मेरी जो मैंने इस तरह से बनाई है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बस इतना ही।